आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गर्मा-गर्म बहस का मुद्दा बनता है, महात्मा गांधी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और इन वायरल दावों के बीच आखिर इन मिथकों और कंट्रोवर्सीज के पीछे का असली इतिहास है क्या? चलिए इस विश्लेषण में बिना किसी बायस के सच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आजकल व्यूज इतने एक्सट्रीम हो चुके हैं ना कि एक तरफ उन्हें सीधे राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन माना जाता है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही या ब्रिटिश एजेंट तक का लेबल दे दिया जाता है। पर हमारा मकसद आज किसी अंधभक्ति या अंध विरोध को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रूप से इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स की पड़ताल करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हम सिस्टमैटिकली कुछ सबसे बड़े मुद्दों को कवर करेंगे, जैसे अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के साथ उनके रिश्ते, धार्मिक राजनीति और देश का बंटवारा, सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका टकराव, निजी जीवन के विवाद और आखिर में हिस्ट्री का वो रियल सच जो अक्सर शोर में छिप जाता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे बड़े मुद्दे से, अंग्रेज और क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंध। क्या सच में वहां कोई मिलीभगत या धोखा था? सबसे पहला और बड़ा वायरल दावा जो आपने भी कभी ना कभी जरूर देखा होगा, क्या गांधी जी सच में अंग्रेजों के गुप्त एजेंट थे? आरोप लगाया जाता है कि उन्हें जेल से चुपचाप जल्दी छोड़ दिया जाता था और उन्होंने जानबूझकर हथियारबंद क्रांति को दबाने का काम किया। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का डांडी मार्च और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब ने मिलकर ब्रिटिश राज की नींव हिला के रख दी थी। 1942 में उन्हें 2 साल की ऐसी कठोर जेल हुई थी जहां उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन तक हो गया। अब जरा खुद सोचिए, अगर कोई वाकई अंग्रेजों का एजेंट होता तो क्या उसके साथ इतनी सख्ती की जाती? उसके बाद आता है एक और बेहद सेंसिटिव और भावनात्मक सवाल। क्या गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने दिया? कहा जाता है कि उन्हें भगत सिंह की बढ़ती पॉपुलैरिटी से डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश ही नहीं की। असलियत ये है कि इन दोनों की विचारधाराएं यानी आइडियोलॉजीज आपस में जमीन आसमान का फर्क रखती थी। भगत सिंह का पूरा विश्वास सशस्त्र क्रांति में था, जबकि गांधी जी अपनी अहिंसा की नीति पर पूरी तरह अडिग थे। फिर भी ऐतिहासिक दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि 1931 में गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड एरविन से फांसी रोकने की अपील जरूर की थी। हाँ, आलोचक आज भी ये मानते हैं कि उन्होंने उतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया जितना वो बना सकते थे। यहाँ अहिंसा या नॉन वायलेंस का रियल मतलब थोड़ा ठीक से समझना होगा। ये सिर्फ कोई आदर्शवादी बात नहीं थी, ये एक सोच समझ कर बनाया गया पॉलिटिकल और मॉरल हथियार था। मकसद ये था कि लाखों आम भारतीयों की जान गंवाए बिना ब्रिटिश रूल को सिस्टमैटिकली कमजोर किया जाए। उन्होंने हिंसा का विरोध जरूर किया, लेकिन क्रांतिकारियों के जज्बे और उनकी देशभक्ति की उन्होंने हमेशा खुलकर तारीफ की और वक्त के साथ उनकी रणनीति में बदलाव भी आया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो काफी जटिल है, धार्मिक राजनीति और विभाजन। चलिए देखते हैं पक्षपात और देश के बंटवारे के आरोपों की सच्चाई क्या है। इंटरनेट पर एक बहुत कॉमन नैरेटिव चलाया जाता है कि क्या गांधी जी का झुकाव सिर्फ मुसलमानों की तरफ था। अक्सर ये दलील दी जाती है कि उन्होंने हिंदुओं की अनदेखी की, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और यहाँ तक कि पाकिस्तान को पैसे दिलाने के लिए अनशन पर बैठ गए। कंटेक्स्ट समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के पीछे उनका मेन गोल एक स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम एकता बनाना था, और जो पाकिस्तान को पैसे देने वाली बात है ना, वो दरअसल 1947 का एक ऑफिशियल एग्रीमेंट था जिसके तहत भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। गांधी जी का क्लियर स्टैंड ये था कि एक नए आज़ाद देश को अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना उसकी मॉरल इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। और याद रखिए, जब ये सब चल रहा था तब वो दंगों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की जानें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। और जहां तक देश के बंटवारे का सवाल है, ये अकेले किसी एक इंसान का फैसला तो था ही नहीं। इस ट्रेजेडी के पीछे अंग्रेजों की लंबी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मुस्लिम लीग की अलग देश की जिद, खतरनाक रूप से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और कांग्रेस लीडरशिप का सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का डर शामिल था। सच्चाई तो ये है कि गांधी जी इस बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, लेकिन हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि देश को एक पूरी तरीके के युद्ध से बचाने के लिए इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ा।
हमारा अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस कंट्रोवर्सी। ये मुद्दा सिर्फ दो व्यक्तित्वों की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं का तगड़ा टकराव था। इंटरनेट की कहानियों में अक्सर यही सुनने को मिलता है कि गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरक्की रोक दी, पर असल में ये उनकी दुश्मनी नहीं, काम करने के तरीकों की लड़ाई थी। बोस को लगता था कि आज़ादी सैन्य ताकत यानी मिलिट्री फोर्स से मिल सकती है। दूसरी तरफ गांधी जी का फोकस पूरी तरह एक अहिंसक जन आंदोलन पर था। 1939 का जो फेमस कांग्रेस इलेक्शन क्लैश था, वो बिल्कुल इसी आइडियोलॉजी की वजह से था, किसी पर्सनल ईगो की वजह से नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि क्या आपको पता है, राष्ट्रपिता का टाइटल गांधी जी को सबसे पहले किसने दिया था? जी हाँ, स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने। ये फैक्ट उन तमाम ब्लैक एंड व्हाइट इंटरनेट अफवाहों को तोड़ देता है जो दिखाती हैं कि इनके बीच सिर्फ नफरत थी। तरीके अलग होने के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था और उनका आखिरी गोल बिल्कुल सेम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनकी निजी जीवन की कंट्रोवर्सीज पर। उनके आखिरी सालों की कुछ ऐसी बातें जिन पर आजकल काफी शोर मचता है। देखिए, ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि अपने आखिरी सालों में गांधी जी ने आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य को लेकर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल और मॉरल एक्सपेरिमेंट्स किए जो बेहद कंट्रोवर्शियल थे। ये समझना जरूरी है कि इन प्रयोगों को उस दौर में भी बिल्कुल असामान्य माना गया था, यहाँ तक कि उनके अपने सबसे करीबी सहयोगियों ने भी इसके लिए उनकी बेहद कड़ी आलोचना की थी। लेकिन यहाँ हमें सोशल मीडिया के मसालेदार रूमर्स और असली हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के बीच का फर्क देखना होगा। एक इतिहासकार का इन प्रयोगों की नैतिकता या एथिक्स पर सवाल उठाना एकदम वैलिड है, लेकिन जब इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर सस्ती अफवाहों और सेंसेशनल फॉल्सहुड्स में बदल दिया जाता है तो हम रियल हिस्ट्री से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। इतिहास का असली सच क्या है और ये पूरी लेगेसी आखिर इतनी पोलराइज क्यों रहती है? अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो उनका इम्पैक्ट वाकई सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने आज़ादी की एक एलिटिस्ट लड़ाई तरीकों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर इतना हैवी इंटरनेशनल मॉरल प्रेशर डाला कि पूरी दुनिया देखने लगी, और यही वजह है कि आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स भी उनकी स्ट्रैटेजी से इंस्पायर हुए थे। हिस्ट्री को पढ़ने और समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हम ये माने कि हिस्ट्री ना तो पूरी तरह ब्लैक होती है, ना ही वाइट। ये अनकॉम्प्लेक्स, उलझे हुए ग्रे एरियाज में एग्जिस्ट करती है। गांधी जी कोई आदर्श पुरुष या भगवान नहीं थे जिन्होंने कभी गलती नहीं की। उन्होंने बेशक कई कंट्रोवर्शियल फैसले लिए, लेकिन उनकी कमियों को पकड़कर उन्हें सिर्फ एक देशद्रोही या एजेंट कह देना, ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की सच्चाई को नकारना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हिस्ट्री को गांधी जी को किस तरह देखना चाहिए? क्या हम सिर्फ इन वायरल फॉरवर्ड्स पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेंगे या उनके हर डिसीजन को एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे? फैसला पूरी तरह से आप पर है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हिस्ट्री के ऐसे ही नए और उलझे हुए पहलुओं पर फिर चर्चा करेंगे।